देखिए बच्चों, हम लोग अपना 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे त्वरण के बारे में। किसके बारे में? एक्सेलरेशन के बारे में, कि एक्सेलरेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसकी क्या डायमेंशन होती है, क्या इसकी यूनिट होती है। ओके, अब देखिए लास्ट जो वीडियो थी उसमें हम लोग वेग, वेलोसिटी के बारे में पढ़ के आ चुके हैं ना, और स्पीड के बारे में भी पढ़ के आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं त्वरण। अब देखिए त्वरण नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में। पढ़ लेते हैं भाई, हम थोड़ा बहुत तो जान ही लेते हैं ना त्वरण के बारे में। क्या होता है त्वरण? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण कहलाता है। यानी कि अगर किसी चीज़ में त्वरण हो रहा है, वो एक्सेलरेटेड हो रही है, इट मीन्स उसका जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आ रहा है, यानी कि उसमें समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो त्वरण को हम लिखते हैं किससे बच्चों? स्मॉल ए से। किससे लिखते हैं? स्मॉल ए से। देखिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगाया है, यानी कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी उसमें दिशा भी होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी होगा ना। अब मैंने इसके डेफिनेशन क्या दी? वेग में परिवर्तन की दर। क्या दी है? वेग में परिवर्तन की दर। तो ए बराबर क्या आएगा? ये वेक्टर है, बार नहीं है, वी वेक्टर अपॉन टी। अब वेग हमारा वेक्टर, इसीलिए ए भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओके, अब देखिए जो वेग में परिवर्तन की दर की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वेग में परिवर्तन, यानी कि पहले वेग कुछ और होना चाहिए, बाद में वेग कुछ और होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, और इसको डेल्टा v अपॉन डेल्टा t से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि डेल्टा का मतलब हमने लास्ट वीडियो में समझा था ना, क्या होता है? चेंजेस को बताता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ओके गाइस, चलिए अब आते हैं हम इसकी यूनिट पे। बताइए त्वरण की यूनिट क्या होगी? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड, होती है ना भाई। v की जो यूनिट होती है वो मीटर प्रति सेकंड होती है। अब यहाँ पे एक t और है, तो ये सेकंड स्क्वायर हो गया। तो अब ये किसकी बन गई? a की। तो a का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मीटर सेकंड की पावर -2। भाई किसी इस चीज़ को ऊपर ले गए तो पावर पॉजिटिव तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। चलिए अब निकाल लेते हैं इसकी क्या डायमेंशन। डायमेंशन निकालना आप लोगों को आई होप आ गया होगा ना अब तक। तो भाई वेग की डायमेंशन होती है L1t-1, एक t और नीचे है तो ये हो गया m0, सॉरी वेग की होती है L1t-1, m तो होता ही नहीं है, तो ये आ गया L1t-1, एक t ये रहा ऊपर गया तो m0 L1t-2, ठीक है। अब बताइए एक्सेलरेशन जो है वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, चलिए अब देखिए किसी वस्तु में त्वरण, यानी कि कोई वस्तु है वो एक्सेलरेटेड हो रही है, उसकी बात हम कब कर सकते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है? यानी कि एक्सेलरेशन का सीधा संबंध किससे है? वेग में परिवर्तन से है। यानी कि अगर वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है समय के साथ, तो ही उस वस्तु में क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। अदरवाइज होगा क्या? अगर आपका वेग में कोई परिवर्तन आ ही नहीं रहा है तो क्या वस्तु में कोई त्वरण होगा? नहीं ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि वस्तु जो होती है उसमें त्वरण की बात तभी की जा सकती है जब वस्तु के वेग में परिवर्तन हो। यदि वस्तु समान वेग से गतिशील है, यानी कि आपको अगर त्वरण के बारे में जानना है तो आप ये देखिए कि उसके वेग में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है या नहीं। अगर वस्तु के वेग में समय के साथ में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इट मीन्स क्या होगा? उसमें त्वरण का मान क्या होगा बच्चों? 0 होगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ आपको देखनी आनी चाहिए। बहुत से जो बच्चे होते हैं वो त्वरण की डेफिनेशन को थोड़े अदर सेंस में ले लेते हैं, ठीक है, और वो सेंस उनका गलत हो जाता है। वो ये देखते हैं कि वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, इट मीन्स उसमें त्वरण है। नो, ऐसा नहीं होता है। वेलोसिटी में चेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है त्वरण, ना कि वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है तो ही वहाँ एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज वहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। जैसे इस एग्जाम्पल से समझिए, ये एग्जाम्पल है, इसमें देखिए आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है। आप लोगों को दिया हुआ है कि वेलोसिटी दे रखी है और टाइम दे रखा है। 0 सेकंड के ऊपर वेलोसिटी है 5
मीटर प्रति सेकंड। जब टाइम 1 हुआ तो भी 5, 2 हुआ तो भी 5, 3 हुआ तो भी 5, 4 हुआ तो भी 5। अब आप यहाँ से देख के नहीं बता सकते हो कि इसमें एक्सेलरेशन 0 होगा, आप कह दोगे कि समान वेलोसिटी से है, ठीक है ये भी है, लेकिन आप ये देखिए कि वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है क्या समय के साथ। ये देखिए यहाँ टाइम 1 सेकंड, 1 सेकंड में बताओ त्वरण में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं, 5 - 5 जितनी सेम स्पीड है उतनी ही है, परिवर्तन 0 आया। वापस से अगले 1 सेकंड में भी कोई चेंज नहीं, नेक्स्ट अगले 1 सेकंड में भी कोई चेंज नहीं, नेक्स्ट अगले 1 सेकंड में भी कोई चेंज नहीं। यानी कि यहाँ पर वेग में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा? 0। ओके, तो अब परिवर्तन देखना आपको आ गया ना। अब वेग में परिवर्तन देखिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, चलिए अब देखो वस्तु के वेग में, जो वस्तु का जो वेग होता है उसमें भाई वस्तु का जो वेग है वो जरूरी तो नहीं है कि हमेशा बढ़ेगा ही, या जरूरी तो नहीं है कि हमेशा घटेगा ही, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो वस्तु के वेग में जो वृद्धि होती है या फिर कमी होती है उसके बेसिस पे हम त्वरण को 2 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होगा पॉजिटिव त्वरण, है ना, और एक होगा नेगेटिव त्वरण। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए बच्चों, एक चीज़ की आप लोग मेरे साथ साथ नोट ज़रूर बनाते रहिएगा। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है? वीडियो को दोबारा देखना है, ओके, और नोट्स प्रॉपर्ली बनाने हैं। साथ ही साथ जो भी टॉपिक हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं आप लोग उनके न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व जरूर करिए, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ प्रैक्टिस करोगे तभी फिजिक्स आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। वरना फिजिक्स क्या है, कहते हैं ना लोग सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है, तो वो टफेस्ट ही बन जाएगा आप लोगों के लिए हमेशा के लिए। लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो वो टफेस्ट कब ईजी बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, चलिए, तो हमने कहा कि जो त्वरण होता है वो वेग में कमी और वृद्धि के आधार पर 2 टाइप्स का हो सकता है, पॉजिटिव त्वरण और नेगेटिव त्वरण। अब देखिए पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव कब होगा? जब वेग में परिवर्तन क्या हो? बढ़े टाइम के साथ। जब वेग में परिवर्तन की जो दर है वो समय के साथ में बढ़ेगी तभी तो हमारा त्वरण क्या आएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमको प्राप्त होगा। ओके, और अगर समय के साथ में वेग में परिवर्तन की दर अगर घट रही है, अगर समय परिवर्तन के साथ वेग में परिवर्तन की दर जो है वो घट रही है, तो आपका त्वरण कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। तो आप बस ये देखिए कि वेग में परिवर्तन बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो उस बेसिस पे आप लोग कह सकते हैं कि त्वरण पॉजिटिव होगा या फिर त्वरण नेगेटिव होगा। ओके, चलिए अब देखिए हम लोगों ने चाल और वेग के प्रकार पढ़े थे, सिमिलरली त्वरण के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, तो त्वरण जो होता है वो भी 4 प्रकार के होते हैं, वही प्रकार होंगे जो हम वेग में पढ़ के आ चुके हैं। समान वेग है, समान वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग। अब यहाँ वेग की जगह त्वरण लगा दीजिए। पहले हम पढ़ते हैं समान त्वरण। अब देखिए समान त्वरण कब होगा? समान जो त्वरण है, यानी कि समान होने का मतलब क्या है कि त्वरण आपका नियत होना चाहिए। भाई समान होने का मतलब यही तो है कि आपका त्वरण हर टाइम कांस्टेंट होना चाहिए, तभी तो आप कहोगे कि समान त्वरण है। अब त्वरण आपका कांस्टेंट कब होगा? किस पे डिपेंड कर रहा है त्वरण? अभी मैंने बताया त्वरण जो है वो डिपेंड कर रहा है वेग में परिवर्तन पर। अगर आपके वेग में परिवर्तन की जो दर है वो समय के सापेक्ष कांस्टेंट रहेगी तो आपका त्वरण भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो अगर आपको समान त्वरण चाहिए तो इसका मतलब है कि वेग में परिवर्तन की दर प्रति सेकंड कांस्टेंट होनी चाहिए। नियत को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ओके, बहुत जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, तो एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपका त्वरण भी कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। अब देखिए वेग में परिवर्तन की दर कांस्टेंट है, लेकिन क्या वेग कांस्टेंट है क्या? नहीं ना। तो जब वेग कांस्टेंट नहीं है तो बताओ कैसी गति होगी ये? जब हमारा वेग कांस्टेंट नहीं होता है तो हम लास्ट वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं कि यह असमान गति होती है। असमान गति तो होगी, तो ये कौन सी गति है? असमान गति। क्यों? क्योंकि वेग हमारा कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर वेग में परिवर्तन की दर कांस्टेंट है तो यह क्या होगा? समान त्वरण होगा, और त्वरण यहाँ पे नियत होगा, और इस गति को हम बोलते हैं एक समान त्वरित गति। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एक समान त्वरित गति का क्या अर्थ होता है?
तो आप लोग बताएंगे कि त्वरण हमारा नियत होना चाहिए, लेकिन गति असमान भी हो सकती है। ठीक है, गति का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, बस त्वरण हमारा क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। चलिए जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है वेलोसिटी और टाइम की, कि 0, 1, 2, 3, 4 सेकेंड के ऊपर वेग है 0, 5, 10, 15 और 20। अब देखो सबसे पहले इस टॉपिक को समझते हैं। बताओ वेग हमारा जो है वो असमान है या नहीं, इसलिए गति कैसे हुई, असमान। तो ये सही लिखा हमने, या सही लिखा। चलिए अब हम क्या निकालते हैं, वेग में परिवर्तन की दर प्रति सेकंड निकालते हैं। 1 सेकंड के अंदर कितना परिवर्तन, यहाँ 5। अगले 1 सेकंड में 10 में से 5 गए तो भी 5। अगले 1 सेकंड में 15 में से 10 गए तो भी 5। अगले 1 सेकंड में 20 में से 15 गए तो भी 5। तो वेग में परिवर्तन की दर कांस्टेंट आ रही है भाई, 5 ही आ रही है। इट मीन्स यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ऐसी गति कौन सी गति कहलाती है, एक समान त्वरित गति। ओके चलिए अब ये तो इसी को ही एक डायग्राम के ऊपर शो करा है, वही वैल्यू है कि पहले 5 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रही है कोई वस्तु, फिर 10, फिर 15, फिर 20। ओके चलिए अब देखिए यहाँ पे वो त्वरण निकाला गया है कि वेग में परिवर्तन की दर आपकी आ रही है 5 - 0 और 1 - 0, 5 आई। ठीक है, अगले के लिए भी 5, यानी कि आपका त्वरण भी क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। तो त्वरण नियत आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको बस मैथमेटिकली सॉल्व किया गया है। बाकी हम वहाँ टेबल से आसानी से देख सकते हैं इसको। चलिए तो यदि समान समय अंतराल में, अब हमें किसकी डेफिनेशन देनी है, समान त्वरण की, तो क्या कहेंगे कि समान समय अंतराल में यदि वेग में परिवर्तन की दर समान हो तो हमारा त्वरण क्या कहलाता है बच्चों, समान त्वरण कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। ओके चलिए अब असमान तो आप समझ ही गए होंगे कि वेग में परिवर्तन की दर क्या नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो वेग में परिवर्तन की दर कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। बताओ ये भी असमान गति होगी नहीं होगी, क्योंकि वेग यहाँ नियत थोड़ी रहेगा। अगर वेग नियत हो गया तो उसका डेरिवेटिव यानी कि एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। पढ़ा है ना आप लोगों ने 11th क्लास में, मैथ्स में पढ़ते हो ना 11th में, जब मैथ्स में हम अवकलन समाकलन पढ़ते हैं, और अभी हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हर जगह काम में आता है, तो हम भी उनको स्टडी करेंगे। तो अब बताओ ये अगर नियत नहीं है तो हमारा त्वरण भी क्या होगा, नियत नहीं होगा। तो ऐसी गति कौन सी गति होती है, असमान त्वरित गति। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इस 1 सेकंड के बीच में वेग में परिवर्तन की दर है 5, अगले 1 सेकंड के बीच में कितनी हो गई, 2, नेक्स्ट अगले 1 सेकंड में 3, नेक्स्ट अगले 1 सेकंड में 10। तो बताओ अब ये परिवर्तन की दर नियत आ रही है, नहीं। वेग भी इसका नियत नहीं है, नहीं। तो हमारा त्वरण कैसा होगा, नियत नहीं, यानी कि असमान होगा। चलिए अब आप यहाँ पे ये निकालेंगे एक्सेलरेशन, तो 5 भाई 5 में 1 का डिवाइड करोगे तो 5 ही मिलेगा, 2 में 1 का डिवाइड करोगे तो 2 ही मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। तो यदि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन की जो दर है वो असमान हो तो त्वरण क्या होता है, असमान। और इसकी आप एक डेफिनेशन और दे सकते हो कि अब समय अंतराल तो आपका क्या हो जाए, चेंज, और वेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाए, वेग में परिवर्तन की दर सेम रहे। तो अब की बार समय अंतराल चेंज हो गया, तो समय अंतराल चेंज हो गया तो भी हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, असमान ही होगा। चलिए अब पढ़ते हैं औसत त्वरण, इसे कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे हम जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी। तो देखिए किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा कुल समय का जो अनुपात होता है वही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन कहलाता है। ओके अब देखो जैसे कोई वस्तु t1 समय पर v1 वेग से गतिशील है, t2 समय पर v2 वेग से गतिशील है, तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन के कुल वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है बटे परिवर्तन में लगा समय। और इसको मैथमेटिकली रूप में हम इसको a बार से लिखते हैं, ये है एवरेज वाला, और ये होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये रहा इसका फॉर्मूला, a बार कितना हो जाएगा, डेल v अपॉन डेल्टा t। ओके चलिए अब है तात्क्षणिक त्वरण। जैसे तात्क्षणिक वेग पढ़ा था ना हमने कि किसी पर्टिकुलर क्षण पर वस्तु का क्या वेग होगा,
वही हमारा क्या था, तात्क्षणिक वेग था। सिमिलरली किसी पर्टिकुलर क्षण पर वस्तु का जो त्वरण होता है वही हमारा क्या कहलाता है, तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। और इसका फॉर्मूला होता है, भाई किसी क्षण की बात कर रहे हैं तो हम लिमिट ले लेते हैं, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल वी ओवर डेल टी, तो ये आ गया डी वी ओवर डी टी। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ से आ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। और इसको ए से ही लिखते हैं, तात्क्षणिक जो त्वरण होता है इसको ए से ही लिखते हैं, एवरेज जो त्वरण होता है यानी कि औसत त्वरण उसको ए बार से लिखते हैं। देखो बच्चों, आज हम लोगों ने किसके बारे में स्टडी करी, आज हम लोगों ने त्वरण के बारे में जाना और हमने त्वरण के प्रकार भी पढ़ लिए। ठीक है, वेग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ेंगे जो भी हमारा विस्थापन है, ठीक है, और जो टाइम है उनके बीच में हम बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे और उन ग्राफ्स का मीनिंग जानेंगे। सिमिलरली यही काम हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनाएंगे उनके बारे में करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।